Hello dear students, welcome to the third lecture of kinetic theory of gases। तीसरा लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है और तीसरे लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो मतलब कि एनर्जी से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें सीखेंगे। जो इंटरनल एनर्जी होती है वो किस तरह से चेंज होता है और इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, मॉलिक्यूलर लेवल पे किस तरह से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक टर्म है वो है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, चलिए देखते हैं। ठीक है, क्या कहता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी? कहता है कि फॉर एन आइडियल गैस ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉन्ट्रीब्यूट्स हाफ केवीटी फॉर इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस एट टेम्परेचर टी। तो इसको समझते वक्त यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आइडियल गैस। आइडियल गैस का मतलब क्या हो गया कि जो बहुत सारे अजम्पशंस हैं वो इस यहाँ पर वैलिड है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। दूसरा, इनके बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शंस हैं वो बहुत कम है। तो यहाँ जो इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं वो क्या है, इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या है, वो काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लेक्ट किया गया है इसलिए क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी टर्म है वो इंटरेक्शंस की कन्फिग्रेशन की वजह से होता है और इंटरेक्शन को नेग्लेक्ट किया गया, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं, फिर इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो जो इंटरनल एनर्जी है वो बेसिकली क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एट टेम्परेचर टी। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, दो टर्म है। तो ये भाई साहब, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझना होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम और हाफ केवीटी ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझते हैं कि क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम समझते हैं क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम। सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक जनरल मीनिंग, जनरल मतलब होता है, वो होता है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली स्पेसिफाई दी, जो भी हो, मतलब कि मान लीजिए पोजीशन की बात करते हैं तो कम्प्लीटली उसका पोजीशन डिटरमाइन कर दीजिए। जैसे कोई पार्टिकल अगर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस में है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गया, क्योंकि उसके लोकेशन को कम्प्लीटली पता करने के लिए 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है और वो है एक्स वाई जेड। ठीक है, इसी तरह से कोई अगर रिजिड बॉडी है तो उसके कम्प्लीटली मोशन को जानने के लिए उसमें 6 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि रोटेशन भी उसमें 3 कंपोनेंट आ जाएगा, ट्रांसलेशन भी 3 कंपोनेंट आ जाएगा, तो 6 की ज़रूरत पड़ जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है कि जो डिफरेंट एनर्जी मोड्स हैं, ठीक है, वो कितने इंडिपेंडेंट एनर्जी मोड्स हैं, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। हेयर डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स एनर्जी मोड्स। ठीक है, डिफरेंट एनर्जी मोड्स की बात करते हैं। एनर्जी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली स्पेसिफाई ऑल ऑफ इट्स एनर्जीज डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम को DOF हम लोग लिखेंगे शॉर्ट में। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब मान लीजिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फॉर मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस के लिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं। मोनोएटॉमिक का क्या मतलब हो गया, सिंगल एटम। अजम्पशन क्या है कि साइज ऑफ द एटम जो है नेग्लिजिबल है। ठीक है, जो एटम का साइज है वो नेग्लिजिबल है। फॉर मोनोएटॉमिक गैस, जैसे कि मान लीजिए आर्गन है, नियॉन है, उसमें क्या होता है मोनोएटॉमिक गैस में कि मॉलिक्यूल ऑफ ए मोनोएटॉमिक गैस कैन ओनली हैव ट्रांसलेशनल मोशन अलोंग 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। 3 एक्सिस के अलोंग हो सकता है। ठीक है, एंड वी नेग्लेक्ट द साइज ऑफ मॉलिक्यूल सो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड हेंस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैन बी नेग्लेक्टेड। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि अगर एक एटम्स को अगर हम बढ़ा लेते हैं तो बड़ा एटम लेंगे तो वो स्फेयर शेप का हो गया, हुआ कि नहीं? मान लीजिए स्पेरिकल शेप का हो गया। अब स्पेरिकल शेप का अगर हो गया तो इसमें तो भाई साहब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ये रोटेट कर सकता है किसी एक एक्सिस के अबाउट में इस तरह से। जब रोटेट करेगा इसका कुछ रेडियस होगा तो I इक्वल टू स्फेयर का 2/5 mr² होता है ना। लेकिन हम लोग अगर इफ़ R इज नेग्लिजिबल, इफ़ R इज वेरी लेस देन वेरी लेस, नॉट लेस देन 0, इफ़ R इज टू स्मॉल, बहुत स्मॉल होगा, तब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें कि I को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, I नियरली इक्वल टू 0। तब जाकर के हाफ I ओमेगा स्क्वायर जो हो जाएगा, I मतलब कि अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस कुछ भी लीजिए, हाफ I ओमेगा स्क्वायर 0 हो जाएगा। ये अजम्पशन यहाँ पर लिया गया है मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए।
तो केवल क्या होगा इसमें, ट्रांसलेशनल कंपोनेंट होगा जो कि एक्स वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग होता है। मान लीजिए एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो केवल ट्रांसलेशनल कंपोनेंट होगा इसका, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा फॉर मोनो एटॉमिक ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगा, किसके, अलोंग एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो एनर्जी मोड्स इसके क्या क्या हैं, एनर्जी मोड्स हैं वो है हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, ये सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, हाफ एम वी वाई स्क्वायर और हाफ एम वी जेड स्क्वायर, ये एनर्जी मोड्स हैं। और इसीलिए ये 3 एनर्जी मोड्स हैं, तो 3 इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, तो आपको पता है कि इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी जो U से डिनोट किया जाता है, U इजकल टू इंटरनल एनर्जी, देयरफॉर U इजकल टू 3 टाइम्स हाफ KBT, और KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया 3/2 KBT, ये मोनो एटॉमिक गैस के लिए हो गया फॉर 1 मॉलिक्यूल इंटरनल एनर्जी, समझ रहे, फॉर 1 मॉलिक्यूल ये हो गया। अगर 1 मोल की बात करें तो KB की जगह क्या हो जाएगा, R, U फॉर 1 मोल। आपको पता है 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा, U इजकल टू 3/2, मोनोटॉमिक की बात कर रहे हैं, RT, क्लियर है ये चीज़ें। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम को F लिखते हैं, F इक्वल टू 3 मोनोएटॉमिक, मतलब याद रखने वाली चीज़ है। इसी तरह से डाई एटॉमिक की बात करते हैं, तो डाई एटॉमिक में आते हैं, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, मान लीजिए कुछ इस टाइप का है, एक ये रहा और एक ये रहा, और इन दोनों के बीच में, मान लीजिए इन दोनों के बीच में ये है, तो ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, कुछ गैप है, डिस्टेंस है। अब इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये जो है अलोंग दिस एक्सिस, ये जो एक्सिस है जो कि इसके अलोंग लाई करता है, इस एक्सिस के अबाउट में जो होगा आई नहीं होगा, आई जेड मान लेते हैं इसको, तो ये 0 होगा, और बाकी दो एक्सिस होंगे उसके अबाउट में इसका होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब कि आई एक्स और आई वाई जो होगा दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, बट आई जेड इक्वल टू 0। क्यों होगा, बिल्कुल आपको क्लियर है, क्योंकि ये इसका साइज तो नेग्लिजिबल है। तो मान लीजिए कि 2 पॉइंट मास है और यही एक्सिस है, तो क्या रोटेशन तो हो नहीं रहा है एक तरह से, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो गया। लेकिन अगर इस तरह से एक्सिस ले लें, इस तरह से, तो ये तो रोटेट होगा ऐसे ऐसे, ठीक है, दोनों के बीच में इस तरह से रोटेट होगा, ऐसे रोटेट होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो इसका मतलब कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 3 है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है मोड है वो 2 हो गया, ठीक है। रोटेशनल मोड ऑफ एनर्जी हाफ आई एक्स ओमेगा स्क्वायर और एक हो जाएगा हाफ आई वाई ओमेगा स्क्वायर, 2 यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 3 काइनेटिक के लिए और 2 रोटेशन के लिए, तो मतलब 5 हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी हो जाएगा आपका 5/1/2 KBT पर मॉलिक्यूल, और पर मोल अगर करना चाहेंगे तो हो जाएगा 5/2 KB की जगह 8T, ये हो गया। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, अभी तक हम लोगों ने वाइब्रेशन को नहीं लिया है, ठीक है, रोटेशन लिया है और ये एज्यूम किया है कि रिजिड रोटेटर है। रिजिड मतलब इनका जो डिस्टेंस है, जो बॉन्ड डिस्टेंस, वो चेंज नहीं हो रहा है, तो रिजिड रोटेटर ऐसे में बोलते हैं। लेकिन सपोज कीजिए कि विथ वाइब्रेशन अगर होता, विथ वाइब्रेशन, अगर वाइब्रेशन रहा तो क्या होगा कि ये इस तरह से वाइब्रेट होगा, ये अपने पोजीशन में ऐसे ऐसे वाइब्रेट होगा, ये अपने पोजीशन में वाइब्रेट होगा ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। मान लीजिए कि कुछ स्प्रिंग अगर लगा होता तो कैसा सिचुएशन होता, वाइब्रेट हो रहा होता। तो वाइब्रेशनल कंपोनेंट ऑफ एनर्जी एक अलग से आता है, ठीक है। और फॉर ईच वाइब्रेशन 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, एक पोटेंशियल एनर्जी के लिए वाइब्रेशन के लिए और एक काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशन के लिए। फॉर ईच वाइब्रेशन मोड vibration there are 2 energy modes,
किस किस के लिए? 1 फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड 1 फॉर पोटेंशियल एनर्जी। 2 मोड्स होता है। आप SHM पढ़िए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि 2 जो होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 2 हो जाएगा वाइब्रेशन के लिए। तो विथ वाइब्रेशन टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 5 यहाँ था, 2 7 हो जाएगा। तो 7 हो जाएगा तो आपका U कितना हो जाएगा? U इक्वल टू 7/2 RT पर मोल अगर करते हैं। ठीक है, 7/2 RT हो गया, या 5/2। मतलब डायटोमिक में 2 केसेस हो गया। एक हो गया कि वाइब्रेशन लेंगे कि नहीं लेंगे। अगर रिजिड रोटेटर है तो ये बन गया, और अगर विथ वाइब्रेशन है, रिजिड रोटेटर नहीं है, तो 7/2 RT हुआ। क्लियर है? ये सब इंटरेस्टिंग पॉइंट है डायटोमिक के लिए। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, पॉलीएटॉमिक की बात करते हैं। पॉलीएटॉमिक या ट्राईएटॉमिक। ट्राईएटॉमिक में मान लीजिए कि कुछ इस टाइप का सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए एक बॉल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। और इनके बीच में इस तरह से बॉन्ड है। तो इसमें क्या है ना कि तीनों मोड्स होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ले लिए। तो इसमें तीनों मोड्स होंगे। तो 6 हो जाएगा, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रांसलेशनल एंड रोटेशन। और वाइब्रेशन के लिए लेट FV इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशन। अब सवाल ये है कि वाइब्रेशन को हमने लिखा क्यों नहीं कितना? क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। हाई टेम्परेचर पे डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन का होगा, अदरवाइज नहीं होता है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, तो अब FV लेकर के करते हैं, ये आपको बता देगा कि कितना है, तभी जा करके आप कर पाइएगा। FV लेकर के कर सकते हैं। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा आपका 6 + FV, ये टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर है? टोटल डिग्री में टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस इज ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड वाइब्रेशन। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस, E टोटल अगर हम लिखते हैं E, दैट विल बी इक्वल टू ड्यू टू E ट्रांसलेशन प्लस E रोटेशन प्लस E वाइब्रेशन। ठीक है, ये तीनों टर्म हो गए, वाइब्रेशन के लिए, ट्रांसलेशन के लिए और रोटेशन के लिए। ये तीनों मोड होता है। ठीक है, क्लियर? 6 + FV हो गया पॉलीएटॉमिक के केस में डिग्री ऑफ वाइब्रेशन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे, डिग्री ऑफ वाइब्रेशन तो हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो किस तरह से डिग्री ऑफ वाइब्रेशन से और मॉलिक्यूल का डिफरेंट मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो किस तरह से अलग अलग होता है। ठीक है, थैंक यू।